आला रे आला, शर्मा जी आला। जी हाँ बच्चों, आज आपको आपके शर्मा जी चक्रव्यूह से बाहर निकालेंगे पैराबोला के। आपके प्यारे शर्मा जी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम क्या देखने वाले हैं चक्रव्यूह सीरीज में, पैराबोला। आप सभी जानते हैं कि भाई ये चक्रव्यूह जैसा ही है, फंस जाते हैं यदि थोड़ा सा भी अच्छा क्वेश्चन आ जाए। तो आज हम इस पैराबोला के चक्रव्यूह से आपको बाहर निकालेंगे कुछ एडवांस के पीवाईक्यूज के थ्रू। उम्मीद करते हैं कि सीरीज को आप बहुत ही मजेदार तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सभी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके साथ कि आपको एडवांस के चक्रव्यूह से कैसे भी करके बाहर निकाला जाए, यानी उसके लिए आपको कंफर्टेबल कर दिया जाए कि जब एडवांस का पेपर हो तो आप कहीं पर फंसे ना। जी हाँ बच्चे, तो आज हम मैथ्स में जो तीसरा मैं अपना सेशन लेके आ रहा हूं सीरीज का, वो है पैराबोला, यानी पैराबोला का चक्रव्यूह, जहां से आज हम बहुत अच्छे से स्मार्टली बाहर निकल के आएंगे। देखेंगे कि पैराबोला के क्वेश्चन एडवांस में किस तरह के आते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो कोनिक के पिछले कुछ सालों से बहुत अजीबोगरीब से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। यदि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कंपेयर करें तो मैं जो देख रहा हूं पिछले कुछ समय से, कुछ सालों से, तो कोनिक का क्वेश्चन एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल ज्यादा आसान आ रहा है। यदि कोऑर्डिनेट से कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो वो सर्कल का आ रहा है। जी हाँ, लेकिन कोनिक में भी यदि एडवांस के फ्लेवर को कुछ सालों का जो है उसको चेक करें तो वही चेक करता है कि हाँ, ये जरूर चेक कर लेते हैं कि क्या आपके अंदर टेम्परामेंट है। वो छोटे छोटे से बहुत सारे काम करवाते हैं, सब कुछ आसान होता है, लेकिन अलग अंदाज में, अलग पैकेजिंग में देते हैं, जैसा कि एडवांस का हमेशा का एक तरह से आदत है। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चन आपको पैराबोला के जो पिछले कुछ सालों में आए हैं अच्छे वाले, वो मैं लेके आया हूं। और आज हम समय बर्बाद किए बिना शुरू करते हैं। तो आप सबको पता है पैराबोला करने वाले, और उसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने 2024 जेई एडवांस, जी हां, आ गया है। क्या कहता है क्वेश्चन? जैसे मैंने कहा कि एक अलग तरह से दिया जा रहा है। सब कुछ होता आसान है, लेकिन छोटा छोटा सा काम होता है। कई बार काम थोड़ा सा मैकेनिकल वर्क, पेपर वर्क थोड़ा ज्यादा आ रहा है यदि हम कोनिक के क्वेश्चंस की बात करें तो। लेकिन सब कुछ होता आसान है, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, वैसा ही एक क्वेश्चन आपको यहां देखने को मिलेगा। A normal with slope 1/√6 is drawn from the point 0 minus alpha। तो ध्यान रखना है, पहली चीज तो नॉर्मल बनाने की बात कर रहा है। भाई ने हमें स्लोप दे दिया है और कहता है ये नॉर्मल जो है वो 0 माइनस अल्फा से बनाया जा रहा है। और पैराबोला दिया है, आप सभी को पता है, x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay, where a greater than 0, let L be the line passing to 0, minus alpha। यानी ये किसी एक और लाइन L की बात कर रहा है जो वापस इसी पॉइंट 0, माइनस अल्फा से पास हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पैरेलल टू डायरेक्ट्रिक्स लाइन पैराबोला की जो है वो है। सपोज L इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 पॉइंट्स, यानी ये लाइन जो है पैराबोला को A और B 2 पॉइंट पे कट करती है। R डिनोट द लेंथ ऑफ द LR, R जो है वो LR का लेंथ है। और साथ ही साथ कहता है इसी तरह से S डिनोट द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, यानी ये जो लाइन L है पैराबोला को जिन AB पॉइंट पे कट करती है, उस लाइन सेगमेंट AB के लेंथ को मेरे भाई ने क्या कह दिया है? S कह दिया है। और अब कह रहा है R बाय S यदि 1/16 है, R और S का रेशो दिया हुआ है, तो फिर वो आपसे 24a की वैल्यू मांग रहा है। जैसा मैंने कहा, कुछ आसान सा बढ़िया पैकेजिंग में आता है, तो वही यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पैकेजिंग बढ़िया, अच्छा खासा सब कुछ लिख दिया है, मैंने भी पढ़ दिया है। जब मेरे को समझ में नहीं आया एक बार पढ़ने में, तो आपको कहां से आएगा? लेकिन नहीं, आप तो देखिए, ये जो मैंने कहा ना कि मेरे को समझ में नहीं आया तो आपको कहां से आएगा, ये मेरा गुरूर बोल रहा है। नहीं बेटा, एक चीज ध्यान रखें, हमेशा मैं क्लास में कहता रहा हूं कि बच्चे टीचर से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज्यादा तेजी से चीजों को पकड़ते हैं, वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। और इसका बहुत साधारण सा प्रूफ है। प्रूफ क्या है? हर टीचर चाहे कितने ही सालों से पढ़ा रहा,
एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और सालों से पढ़ा रहा है, एक अपना डोमेन है उसका, उस सब्जेक्ट का, जेई का सिलेबस उसी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चे 3-3 सब्जेक्ट डील करते हैं और उतनी ही अच्छे से डील करते हैं, एक साथ डील करते हैं और उन्हें कोई बहुत लंबा समय भी नहीं हो गया है। तो जी हां, आप सभी मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज्यादा समझदार हैं। आप जानते हैं कि काफी लोगों ने जो है यहां इसको पकड़ भी लिया होगा, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब ये है वो ये है कि भाई यदि मैं एक साधारण इंसान की तरह काम करूं तो मुझे भी इसको एक बार में पढ़ने में कुछ नहीं समझ में आया, और आप में से भी काफी लोगों को एक बार पढ़ने में समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन जैसा मेरा हमेशा से रहता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त मैं कुछ ऐसे इंडिकेशंस आपको दूं कि आपका अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट जो है, टेम्परामेंट जो है वो और अच्छा हो जाए, रिफाइन हो जाए। तो आपने इस पूरे उसमें गौर किया कि मैंने पढ़ तो एक ही साथ लिया, मुझे बहुत ज्यादा कुछ समझ में भी नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ चीजों को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर लिया। मैंने एक तरह से देखो तो अपने काम का जो भी मटेरियल है वो हाईलाइट कर दिया। ये आदत आपके अंदर भी होनी चाहिए और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट का हिस्सा है कि क्वेश्चन में जो जो चीज आपको काम की दिख रही हैं उन्हें आप हाईलाइट कर दीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को इन हाईलाइटेड चीजों से धीरे धीरे वापस से पढ़ते हैं और अब जो हाईलाइटेड है उसका हम स्केच भी बनाने का प्रयास करते हैं। वो कहता है नॉर्मल विद स्लोप 1/√6 इज ड्रॉन टू द पैराबोला दिस। अब सबसे बड़ी बात तो ये पैराबोला, आप सभी जानते हैं ये पैराबोला कौन सा है मेरे बच्चे, ये वाला कॉन्केव डाउनवर्ड, ये पैराबोला, एक्स एक्सिस जिसकी वर्टिक्स पर टेंजेंट है, वाई एक्सिस जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, x² - 4a y, ये हमारा पैराबोला हो गया। अब वो क्या कह रहा है, 0, -α जो है एक पॉइंट है जहां से नॉर्मल बनाया जा रहा है और उस नॉर्मल का स्लोप जो है वो 1/√6 है। देखिए स्लोप पॉजिटिव है मेरे बच्चे और 1/√6 है तो 1 से काफी कम है और नॉर्मल बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आना चाहिए इस स्लोप का नॉर्मल कुछ ऐसा रहा होगा, कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये 0, -α से बना रहा है, 0, -α आप सभी को दिख रहा है कि एक वाई एक्सिस पर लाई करने वाला पॉइंट है। एक पॉजिटिव स्लोप का जब भी नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड में कट करेगा, यानी कहीं ना कहीं ये समझ में आना चाहिए कि ये 0, -α है। यस मेरे बच्चे, ये 0, -α है। इस स्लोप का, इस नॉर्मल का स्लोप m जो है वो 1/√6 है। अब देखिए जो जो मैंने चीजें हाईलाइट की थी उसको मैं अब शक्ल दे रहा हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट। यस, अब बच्चे क्या कह रहे हैं, लेट L बी द लाइन पासिंग थ्रू 0, -α एंड पैरेलल टू द डायरेक्ट्रिक्स। आप सबको पता है कि डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स पर जो टेंजेंट है उसके पैरेलल होती है, यानी एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो यहां कहीं डायरेक्ट्रिक्स है। वो कहता है 0, -α से एक लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है वो बना दो। लीजिए जी, वो भी बना देते हैं। ये बन गई मेरे बच्चे 0, -α से पास होने वाली लाइन। फिर वो कहता है कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है पैराबोला को ए और बी पर। तो मेरे बच्चे इस पॉइंट को हमने ए ले लिया और इस पॉइंट को बी ले लिया। अब कहता है लेट आर डिनोट द लेंथ ऑफ एल आर। तो भैया लेंथ ऑफ एल आर तो आप सभी को रटा हुआ है कि यहां एल आर का लेंथ कितना है, 4a है। पैराबोला के केस में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सर लोगों ने पढ़ाया है तब आपको बोला होगा कि पैराबोला के रिजल्ट जितने याद रख लेंगे क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहां भी वही रिजल्ट जो है वो याद होने चाहिए। तो यहां पे आपको पता है एल आर की लेंथ 4 है, यानी आर का मसला तो यहीं पर खत्म हो गया, आर हमारा निकल गया। फिर क्या कह रहे हैं, वो कहता है एस जो है वो स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, यानी जो एस है वो ए बी का स्क्वायर। ओके ठीक। अब यदि ए बी का स्क्वायर है तो मेरे बच्चे एक चीज दिख रही है, ए बी की लेंथ निकाल ले, क्या निकाल लेते हैं। ए बी का लेंथ क्या आ जाएगा, आप देखो यदि मैं 0, हाँ जी, ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है भैया, आप सभी को पता है ये लाइन y इज इक्वल्स टू -α है ना मेरे बच्चे। यस, अब यदि मैं y इज इक्वल्स टू -α यहां रख देता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, x² इज इक्वल्स टू 4
ए अल्फा। ओके, तो यहां से जो मुझे x की वैल्यूज मिल रही हैं वो आप सभी जानते हैं +-2 स्क्वायर रूट ऑफ ए अल्फा मिल रही है। यस, अब यदि आप देखो तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया और ये आ गया, देखो क्या, 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, और ये बी वाला पॉइंट आ गया 2 माइनस में 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए अल्फा कॉमा माइनस अल्फा। अब मेरे को ए बी का लेंथ चाहिए, तो ए बी का लेंथ मुझे पता है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट का डबल कर दूं मैं। जी हां, यानी 2 रूट ए अल्फा का डबल कर दें तो आप सभी को पता है कि ए बी जो है वो आ जाएगा 4 रूट ए अल्फा, और 4 रूट ए अल्फा का स्क्वायर करें तो ये आता है बच्चे 16 ए स्क्वायर, सॉरी 16 ए अल्फा, यही आएगा। जी हां, ये जो ए बी की लेंथ आ गई ये 4 रूट ए अल्फा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 16 ए अल्फा। अब उसने हमें R अपॉन S की बात करी। लीजिए बाबू, यहां पे यदि हम R अपॉन S की बात कर दें तो R बाय S जो है वो कितना हो जाता है, दिस अपॉन दिस, तो मुझे दिखता है कि ये 1/4 अल्फा आ गया। ओके, यानी 1/4 अल्फा R अपॉन S है, तो वो उसने हमें 1/16 दिया है मेरे बच्चे। यस, वो 1/16 दिया है। तो यहां से मेरे को समझ में आता है कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई लाला, 4 आ गई। ओ, अल्फा 4 आ गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें 24a निकालना है, ए निकालना है, अल्फा नहीं निकालना है। अब ये कैसे आएगा? अब यदि आप थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो एक चीज समझ में आएगी, नॉर्मल का स्लोप अभी तक यूज नहीं हुआ, नॉर्मल अभी तक यूज नहीं हुआ। यस, अब यदि हम नॉर्मल को यूज करें तो शायद अल्फा जो है वो ए के टर्म में आ जाए। जी हां, ऐसा ही करना है। आप सभी जानते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का जो नॉर्मल का इक्वेशन होता है एम फॉर्म में, वो क्या होता है? जी हां मेरे बच्चे, नॉर्मल जो एम फॉर्म में होता है वो आप सभी को पता है कि वो होता है y इक्वल्स टू mx प्लस 2a प्लस a बाय एम स्क्वायर। जैसा मैंने कहा, रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन आसान। हालांकि मुझे यह भी पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का रिजल्ट याद रखते हैं, और काफी टीचर्स भी बोलते हैं कि वो याद है तो काम चलेगा, वो बिल्कुल सही भी है। हालांकि यदि आप रैंक निकालना चाहते हैं तो आपको कम से कम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दोनों के रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए। एक से दूसरा निकालने में समय बर्बाद ना करें, क्योंकि रैंकर्स जो हैं ये वो लोग हैं जिनके लिए समय की कमी नहीं पड़ती। और समय की कमी कब नहीं पड़ती एग्जाम में? जब आपको बहुत सारी चीजें डायरेक्टली याद। तो मेरे बच्चे ये होना चाहिए, नहीं है तो आप सभी को पता है, सर लोगों ने सिखाया हुआ है आपको कि क्या करना होता है कि y इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x जो है उसका m फॉर्म में नॉर्मल सभी को पता होता है क्या होता है, y इक्वल्स टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के रिजल्ट को x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में कन्वर्ट करने का तरीका भी सिखाया गया है। y और x को आपस में इंटरचेंज कर दो, m की जगह 1/m रख दो। ऐसा करेंगे तो आप सभी महानुभाव बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x इक्वल्स टू y बाय एम माइनस 2a बाय एम और माइनस a बाय एम क्यूब। मैंने m को 1/m रख दिया, x y को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब यदि इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx की फॉर्म में लिखूंगा तो वही आएगी जो मैंने यहां लिखी है, देख लो आप, गौर फरमा लें। यस, डायरेक्टली याद होगा तो समय बच जाएगा इस काम में, और नहीं है तो ये तो करना ही अल्टीमेट। अब मेरा ये जो m है वो 1/√6 दिया हुआ है, और a की वैल्यू मुझे -a नजर आ रही है, क्योंकि मैंने जो रिजल्ट लिखा है वो तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay का लिखा है, तो a तो -a में जाएगा और m की वैल्यू 1/√6 रखेंगे। तो हमारा नॉर्मल क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू x/√6। ठीक है, a को 1 माइनस ए रखेंगे तो माइनस ऑफ 2a, और यहां से a को माइनस ए, m की वैल्यू 1/√6 सो 6a। अब मेरा ये नॉर्मल कहां से बनाया गया ना मेरे बच्चे, 0, माइनस अल्फा। तो 0, माइनस अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा। यस, तो चलिए 0, माइनस अल्फा से इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो y को माइनस अल्फा रखना है, x को 0 रखना है, तो यहां से -8a आ गया। ओहो,
आ गया ना, वही जो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं अल्फा एक ही टर्म में आएगा। अब अल्फा इज इक्वल टू 8a और अल्फा कितना निकाल लिया, 4 निकाल लिया, यानी यहां से मेरे को मेरे बच्चे 8a का वैल्यू 4 मिल गया, यानी a मेरे पास 1/2 आ गया और a 1/2 है तो 24a जो है 12 आ जाएगा और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब यदि आपको समझ में आया तो क्या समझ में आया भैया? हाँ बच्चे कि भाई छोटे मोटे रिजल्ट याद हैं पैराबोला के, स्केच बना लेंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। एलआर की लेंथ आपको पता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैराबोला को कहां कहां कट कर रही है उसके हिसाब से आपने इस डबल ऑर्डिनेट की लेंथ भी लिख ली। अब उसके बाद सारा गेम ए और अल्फा का था, आपने जो नॉर्मल दिया उसको लिखा और उसको 0, माइनस अल्फा से सेटिस्फाई कराया, स्वतः ही अल्फा जो है वो ए के टर्म में आ गया, ए आ गया। तो आप यदि इस पे गौर फरमाएंगे तो क्वेश्चन आसान था, कोई बहुत बड़ी ज्योमेट्री या कुछ ऐसा काम यूज नहीं किया, लेकिन पेशेंस के साथ चलना था। सबसे बड़ी इस क्वेश्चन की जो ग्रेविटी थी वो ग्रेविटी थी इतना लंबा चौड़ा। और आपको कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्या सिखाया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट का कुछ नमूना दिया बेटा, कि जब मैं रीड कर रहा था तो मैं रैंडमली, जैसा कि मैक्सिमम बच्चा कर रहा होता है कि रीडिंग लगा देता है, नहीं, मैंने रीडिंग नहीं लगाई। मैंने रीडिंग लगाने के साथ साथ जो जो चीजें हैं उनको हाईलाइट किया और फिर हाईलाइट करने के बाद उस पूरे क्वेश्चन को दोबारा धीरे धीरे पढ़ा और हाईलाइटेड चीजों को एक शक्ल दी। और आप तो जानते हैं चेहरा सामने हो तो काम करने का मन करता है। जी हां, तो वही ये चेहरा जैसे ही सामने आया सब चीजें अपने आप दिखने लगी। तो ये था 2024 का पैराबोला का क्वेश्चन जो आपने देखा आसान। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है 2021 जेईई एडवांस। जी हां, अब आप कहेंगे क्या 2023, 2022 और 2024 में कोई और नहीं आया? आया है ना, हमने कहा मना किया, लेकिन हमने तो आपको क्या कहा, हम कोशिश करेंगे पिछले 10-12 साल में जो अच्छे क्वेश्चन है जिससे हम आपको कुछ सिखा पाए, वो चक्रव्यूह वाले क्वेश्चन उनको लेकर आए हैं। जी हां, तो 2021 E denote the parabola y square equals to 8x, p is equals to -2 4 and देखिए पैराबोला उसने y square equals to 8x दिया, p -2 4 एक पॉइंट दिया। Let q and q dash be two distinct points E on E such that, यानी पैराबोला पर q और q dash दो पॉइंट्स वो बोल रहा है, such that lines pq and pq dash, ये pq और pq dash जो है वो टेंजेंट है E पर। Let f be the focus, f focus जो कॉमन कन्वेंशन है, then which of the following statement is R2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यहां लेने का रीजन ये कि जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशन आ रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी आ रहे हैं कि यदि स्मार्टली करेंगे तो कैलकुलेशन से बच जाएंगे और स्मार्टली नहीं किया, कुछ गंदी अप्रोच लगा दी तो भर भर के कैलकुलेशन करेंगे। जैसा पिछला क्वेश्चन में आपने देखा कि हमने बहुत स्मार्टली किया, छोटी छोटी बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे काम थे, लेकिन यदि आप हमारी कैलकुलेशन पर गौर फरमाएंगे तो हमने बेयर मिनिमम कैलकुलेशन से काम चलाया है। जबकि इस क्वेश्चन में जो अभी अभी हमने किया था उसमें काफी बच्चों ने बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन कर दिया, ऐसा नहीं करना था। तो कुछ लोगों ने dy बाय dx, dx अपॉन dy नॉर्मल के लिए यूज कर लिया, बच्चे वहां पर वो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं सजेस्ट कर रहा हूं पैराबोला में, टीचर्स ने भी आपको सजेस्ट किया होगा, आपके सभी गुरुजनों ने कहा होगा कि पैराबोला में तो भाई रिजल्ट याद रख लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, तो वैसा आपको वाकई इन गुरुजनों की बात को मानना है। बच्चे यहां पर अगला क्वेश्चन जो आ गया है, अब ये सारा खाका है, अब वो कह रहा है कि देखो ऑप्शन हमेशा पढ़ लेने चाहिए। द ट्राइंगल PFQ इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, द ट्राइंगल QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, the distance between P and F is 5√2, F lies on the line joining Q and Q dash। अब पहले मैं स्केच बनाता हूं, इनको फिर दोबारा एक बार देखेंगे। स्केच पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, आप सभी का चहेता पैराबोला है ये रहा। अब हमारे भाई ने क्या कहा, हमारे भाई ने कहा कि एक P पॉइंट है -2,1, यही है ना, नहीं -2,4, सॉरी -2,4, यहां पे एक P पॉइंट है -2,4, इसको और अच्छे से हम जब -2,4 है तो उसी हिसाब से लोकेट कर लेते हैं, x -2y4, यहां कहीं -2,4 एक पॉइंट है P, हालांकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर नीचे बनाने से।
बट मैंने बना दिया, इससे वो टेंजेंट बना रहा है। लीजिए एक टेंजेंट ये बन गई और एक टेंजेंट ये बन गई। ये टेंजेंट जो है वो पैराबोला को Q और Q डैश पर कट कर रही है, ये उसने कहा। ठीक, फिर उसने कहा कि F जो है वो पैराबोला का नॉर्मल है, F पैराबोला का नॉर्मल है, ये भी उसने कहा कि नॉर्मल के मतलब वो हाँ फोकस है। और इसके बाद जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि भाई इस पॉइंट से बनाई गई है, F फोकस है। और इसके बाद देखो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ट्रायंगल PFQ, PFQ यानी P फोकस Q, ये वाला। फिर कहता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल। फिर कहता है QPQ डैश, QPQ डैश कि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर कहता है PF के बीच में डिस्टेंस, यानी इसमें और फोकस के बीच में डिस्टेंस। फिर कहता है F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश, F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश, यानी फोकस Q डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन पर लाई करता है, यानी अभी वो इस लाइन की बात कर। और जब पैराबोला में इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो आपके दिमाग में तुरंत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि अच्छा यदि F इस पर होगा तो फिर तो ये फोकल कॉर्ड हो जाएगी। हाँ, और फिर आपको ये पता है कि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। हाँ यस, यानी तब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तब यानी ये वाला ट्रायंगल जो है जो इसकी बात कर रहा है वो हाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये चेक कर लेना है कि यार ये फोकस तो नहीं है। अब ये कैसे चेक करेंगे, क्या उसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालने की जरूरत है? भर भर के बच्चों ने टेंजेंट की इक्वेशन निकाली। क्यों? उनका कहना सब बहुत आसान था, पॉइंट दिया था, पैराबोला दिया था, हमने आराम से जो है टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। इस पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन आपने सिखाई थी, y इक्वल्स टू mx प्लस a/m। हमने उसको m जो था इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया, m की क्वाड्रेटिक बन गई, m की दो वैल्यू आ गई, मेरे पास ये दोनों टेंजेंट आ गई। फिर आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बता रखा था a/m² 2a/m, हमने ये पॉइंट भी निकाल लिया और चेक कर ली सब चीजें, ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल सब निकाल ली। नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना। देखिए इस पैराबोला से मुझे एक चीज दिखती है कि a की वैल्यू 2 है। ओके, a की वैल्यू 2 है। और आप सब जानते हैं कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इक्वल्स टू -a होती है। ओ, x इक्वल्स टू -2, मेरे लाल ये रही डायरेक्ट्रिक्स लाइन, और आपका ये पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर ही है, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल्स टू -a, यानी x इक्वल्स टू -2 हो गया इस केस में। और जैसे ही आपने ये पकड़ा, अब आपके दिमाग में सब चीजें चमक गई। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर होता है। अच्छा, यानी ये तो दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर है, यानी ये कंफर्म है कि भाई ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है। ये कंफर्म है कि ये फोकल कॉर्ड है, यानी ये फोकस है। ओ, बिना कैलकुलेशन का गेम खत्म। अब आप देख लो भाई, ये रहा, कौन कौन से हो गए हैं। द ट्राइंगल QPQ डैश इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, QPQ डैश राइट एंगल ट्राइंगल, भैया सही है, बी ऑप्शन। फिर F लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग Q एंड Q डैश, क्या F Q और Q डैश को ज्वाइन करने वाली लाइन पर है? हाँ, वो फोकल कॉर्ड है, तो भैया वो उस पर है। अब मसला रह गया सिर्फ A और C का। अब आगरा चेन्नई कैसे चेक करेंगे? भैया देखो, एक और रिजल्ट आपको बताया गया है, और वो बताया गया होगा डेफिनेटली कि भाई पैराबोला यानी एलिप्स हाइपरबोला में भी होता है। टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में जो सेगमेंट होता है वो हमेशा फोकस पर राइट एंगल बनाता है। ओ, ऐसा होता है? यस, ये याद रखना था। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको हाइलाइट्स के नाम से बताया गया होगा, या रिजल्ट के नाम से बताया गया होगा, या क्लास में क्वेश्चन के थ्रू प्रूव किया गया होगा, या लिखाया गया होगा, लेकिन हर कोनिक में वैलिड है, वेदर इट इज पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। क्या कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और डायरेक्ट्रिक्स लाइन के बीच में जो सेगमेंट है वो सेगमेंट फोकस पर हमेशा राइट एंगल बनाता है, तो ये राइट एंगल है, यानी ऑप्शन ए भी सही हो गया। अब मसला रहा किसका?
मसला रहा P से F का डिस्टेंस। मेरे बच्चे ये तो पॉइंट ही मेरे पास है, F a,0 होता है तो 2,0 इसके डिस्टेंस निकालूंगा तो मुझे तो दिखता है कि PF कितना आ जाएगा। ये तो प्रोविडेंट फंड है ना लाला, ये तो आसानी से मिल जाएगा। 2 माइनस माइनस 2 यानी 4 यानी 16 और 16 यस इसका स्क्वायर रूट यानी ये तो 4√2 आ गया भैया, और हमें दिया है 5√2, मतलब ई गलत हैगा। सी ऑप्शन का काम तमाम। ठीक है, तो अब आपने देखा कि जिसने भी इसमें टेंजेंट की इक्वेशन निकाली होगी, ये Q और Q डैश पॉइंट निकाले होंगे, वो तो वो है जिसने भर भर के मजे लिए। आप सबको मैं क्लास में कहता रहता हूं, अपने सेशंस में कहता रहता हूं कि भाई कुछ भी होने देना, किसी को अपने मजे नहीं लेने देना। जब एडवांस का एग्जाम होता है तो बहुत छोटी छोटी चीजों से बच्चों के मजे लेने की कोशिश की जाती है, बच्चों की लेने की कोशिश की जाती है। और कुछ लोग तो वाकई, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं, वो ऐसे बैठे हैं, अच्छा हमारी लेनी है लो ना, हम तो तैयार ही बैठे हैं ना। भाई ऐसे नहीं करना है, ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब आप सोचो क्या कैलकुलेशन की, कुछ नहीं किया, सब आंसर टिक कर रहे हैं सीधा सीधा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो आपको सबको याद है वो है। टेंजेंट की इक्वेशन जैसी चीज तो निकालनी ही नहीं थी, गेम ही खत्म। इज इट क्लियर? यस, यानी ये पॉइंट तो सिर्फ ये चेक करने के लिए दिया कि हाँ ये डायरेक्ट्रिक्स पर है, और ये जैसे डायरेक्ट्रिक्स पर है वैसे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे बनने वाली टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है और डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे इंटरसेक्ट करती है, ये प्रॉपर्टी यूज करनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है 2021 का ही, ये कॉम्प्रिहेंशन है और इसमें 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आराम से आप पढ़े, पहले तो इसको पढ़े ये क्या कह रहा है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा, फिर भाई ने थोड़ा सा जो है अजीबोगरीब सी शक्ल बना के दी। पता नहीं जेई एडवांस वालों को शर्मा जी की शक्ल से क्या विशेष प्रेम है कि हर क्वेश्चन को शर्मा जी की शक्ल जैसी शक्ल दे देते हैं, जिससे हर बच्चा घबराता है, अरे कौन आ गया रे। जी हाँ, लेकिन जेई एडवांस वालों को ये भी पता है शर्मा जी बड़े सहज है, तो ये क्वेश्चन भी बड़ा सहज है, बड़ा आसान है, सरल है, बस आप इसे एक बार समझें और करें तो आपको पता चलेगा। तो आखिर शर्मा जी की शक्ल वाला ये कॉम्प्रिहेंशन क्या है, क्या रहा है उसको समझते हैं। बिल्कुल, कंसीडर द रीजन, रीजन भैया ये एक एरिया की बात कर रहे हैं, एक्स वाई, जहां पर कुछ पॉइंट्स हैं एक्स कॉमा वाई, और ये दोनों एक्स और वाई रियल वैल्यूज हैं ऐसा बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पे देखिएगा, वो कहता है कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और साथ ही साथ y और x इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स का मतलब आप बखूबी जानते हैं, एक पैराबोला के अंदर का हिस्सा। जी हाँ, पैराबोला में आप जानते हैं ना, जैसे ये पैराबोला है हमारा कौन सा, कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। अब आप जानते हैं जब मैं इसमें 4 माइनस एक्स के टर्म को यहां ले आऊंगा और फिर लेस देन 0 की बात करूंगा, तो S1 लेस देन 0 जब भी होता है, यानी कर्व की इक्वेशन में पॉइंट को रखने से जो नंबर मिलता है वो नेगेटिव होता है सर्कल पैराबोला एलिप्स के केस में। और जब आपने पैराबोला में सेकंड डिग्री के टर्म के कोफिशिएंट पॉजिटिव बना के ऐसा किया होता है तो फिर सारे पॉइंट अंदर होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पैराबोला, इस पैराबोला के इंटीरियर रीजन की बात कर रहा है, और इंटीरियर रीजन में वो ये भी कह रहा है, लेट एफ बी द फैमिली ऑफ ऑल सर्कल दैट आर कंटेन्ड इन आर, यानी इस रीजन के अंदर जो सर्कल बन रहे हैं उन सब सर्कल के कलेक्शन को उसने एक एफ कह दिया, फैमिली कह दिया सर्कल्स की। और फिर ये बोलता है साथ ही साथ इस फैमिली की एक खासियत और दे दी, सेंटर्स ऑन द एक्स एक्सिस, कि ये उन सर्कल्स की फैमिली है जो इस रीजन के अंदर है और साथ ही साथ सबके सेंटर एक्स एक्सिस पर है। फिर कहता है लेट सी बी द सर्कल दैट हैज लार्जेस्ट रेडियस अमंग द सर्कल्स इन एफ, यानी एफ की पूरी फैमिली जो है उस फैमिली के सबसे बड़े सर्कल की बात कर रहा है कि वो सर्कल सी है। और फिर कहता है let alpha beta be a point where the circle C meets the parabola.
यानी वो सबसे बड़ा सर्कल पैराबोला को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसने अल्फा और बीटा कह दिए। अब वो आगे क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ सर्कल सी, यानी वो जो सबसे बड़ा सर्कल है फैमिली का उसकी रेडियस बतानी है। और फिर दूसरा जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी वो सर्कल सी जहां पैराबोला को टच कर रहा है उस पॉइंट पर अल्फा की वैल्यू क्या है। चलिए जी, तो हम शुरू हो जाते हैं बच्चे। अब हमारा क्वेश्चन जो है उसको समझ लिया है कि कहीं ना कहीं यदि मैं इस पैराबोला की बात करूं तो आप सबको बहुत अच्छे से ज्ञान है कि ये पैराबोला ये वाला है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये आप सभी को पता है 4,0 वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4,0 वाला पॉइंट हो गया और ये हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - x। अब सबसे पहले तो r रीजन कौन सा है उसकी बात करते हैं। तो मेरे बच्चे r रीजन को यदि मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आना चाहिए r रीजन ये वाला है, पैराबोला के अंदर का वो हिस्सा जहां x पॉजिटिव है, उसने x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी कहा है। यानी ये जो यहां पर मैंने शेड किया है वो वाला, या यूं कहूं कि यदि मैं बाउंड्रीज आउटलाइन कर दूं तो ये बाउंड्रीज, ये जो है, ये जो ब्लू वाला हिस्सा है जो मैंने आउटलाइन किया है ये वाला आर है। अब वो कहता है इस आर के अंदर उन सारे सर्कल्स की फैमिली जिनका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पर है उसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। बहुत सारे सर्कल बनेंगे, ऐसे बड़े भी बनेंगे, उनमें सबसे बड़े सर्कल को उसने सी कहा है। अब यदि मैं इस पूरे में सबसे बड़े सर्कल की बात करूं ना बच्चे, तो आप सबको समझ में आना चाहिए कोई ऐसा सर्कल सबसे बड़ा होगा जो पैराबोला को भी टच कर रहा होगा और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को भी टच कर रहा होगा। ये सबसे बड़ा सर्कल होगा। ये बेसिक कॉमन सेंस है। अब शक्ल सामने आ गई, ये चेहरा सामने आ गया है, काम करने का मन करेगा, काम बहुत आसानी से भी हो जाएगा, आप सबको पता है। तो बच्चे क्या होने वाले हैं, इसमें कुछ चीजों को हम पहले से ही गौर कर लेते हैं। हमारे सर्कल का सेंटर एक्स एक्सिस पर, यानी सर्कल एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। मेरा कर्व जो पैराबोला है वो भी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। इसका मतलब क्लियर है, ये दोनों जो पॉइंट होंगे ये एक ही लाइन पर होंगे जहां पर पैराबोला को सर्कल टच करना है। ओके, यानी यहां एक्स वैल्यू कांस्टेंट होगी, ये समथिंग एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वाला कर्व। बिल्कुल सही है। अब मेरे बच्चे बात आती है कि सर्कल की एक तो रेडियस पूछी है, दूसरा क्या पूछा है, दूसरा ये पूछा है कि ये सर्कल पैराबोला को जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा हैं, तो हमें अल्फा की वैल्यू बता दो। अब मुझे पता है कि ये तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो आपके अब समझ में आना चाहिए 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो फिर किस वाले की बताएं। अभी मैंने समझा दिया कि वो दोनों तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हैं, यानी समझ में आना चाहिए कि ये अल्फा बीटा होगा। तो मेरे लाल ये अल्फा कॉमा माइनस बीटा ना होगा। हाँ, बात तो सही है, ये एक्स इक्वल्स टू अल्फा वाली लाइन है। यानी पॉइंट कोई सा भी ले, एक्स कोऑर्डिनेट जो अल्फा पूछा गया है वो तो सेम है मेरे बच्चे, वाई बदलेगा लेकिन एक्स तो सेम है, तो ये मांगा है। यानी अल्टीमेटली एक तो सर्कल की रेडियस और एक ये पॉइंट जहां पे पैराबोला को टच कर रहा है ये चाहिए। अब मजेदार चीज देखिए, कॉम्प्रिहेंशन और लीस्ट कैलकुलेशन के साथ दोनों क्वेश्चन का आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। अब यहां पे देखें तो जो मेरे पास पैराबोला है वो लिख लेता हूं पहले तो मैं, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 - x। फिर मैं इस सर्कल की इक्वेशन लिखता हूं। मुझे एक चीज समझ में आती है, सर्कल का सेंटर यदि एक्स एक्सिस पर है और सर्कल वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है तो भाई साहब जो रेडियस है वही सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी सेंटर होगा r,0 जो सर्कल की रेडियस है r। यस, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब सर्कल का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरे बच्चे x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब ये जो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट P और Q मैं नाम दे देता हूं, तो ये PQ जो है वो इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही चना। हाँ, अब दो कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका होता है कि दोनों कर्व की इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर लो। तो मैं यहां पे
वाई स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस एक्स रख देता हूं मेरे बच्चे। तो जब रखता हूं तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलती है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 RX, या आर स्क्वायर या आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आपके पास वाई स्क्वायर जो है वो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां से पता है कि दोनों कर्व को सॉल्व करके x में क्वाड्रेटिक बनाया, जो x की वैल्यू मिलेगी वो इन दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट होंगे, और x कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट है। ओ मतलब यहां से x की दो डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, x का एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए, और कोई भी क्वाड्रेटिक से x का एक ही रियल वैल्यू कब मिलता है? लला बिल्कुल सही पकड़ा, पकड़ने में तो आप माहिर हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट D0 कर दिया जाए। D0 किया मेरे बच्चे, तो देखो क्या बन रहा है यहां पे, इसको देखें तो ये एक्चुअली आपको दिखेगा 2R प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब D0 करें तो वैसे तो मुझे एक चीज समझ में आती है कि यदि 2R प्लस 1 की वैल्यू 4 हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। क्यों मेरे को ये दोनों दिखते हैं यार, आप चीजों को फोकस होकर जब देखते हैं ना तो आपको बहुत सारी चीजें बिना कैलकुलेशन के दिखती हैं। तो इसीलिए आपसे कहते हैं कि मोहब्बत करो ताकि दिखना हो जाए, क्योंकि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना भाई साहब, शिद्दत से एक एक चीज पता होती है आपको, और आपकी उसकी एक एक हरकत से जो है आप सब कुछ पता कर लेते हैं। कहते हैं नजरें ही बयां कर देती है सारी दास्तां। तो भाई यहां भी वही है कि जब आप मैथ्स के क्वेश्चन से आप मोहब्बत करोगे तो वो अपने आप बता रहा होगा। मुझे तो देख के ही पता चलता है कि भाई 2R प्लस 1 की वैल्यू 4 हो जाए तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स का एक ही वैल्यू मिलेगा वो 2 मिलेगा। ओ यानी ये अल्फा 2 होगा, और 2R प्लस 1 की वैल्यू यदि 4 है तो भैया 2R जो है वो 3 है, R 3/2 है, यानी जो रेडियस R है वो 3/2 है। ओके, बिना देखो मैंने D0 नहीं किया है, देख के ही पता चलता है। लेकिन यदि D0 करने हैं तो वो भी करके देख लेते ना यार आप लोग, एकदम से आपको शायद डाइजेस्ट ना हो बात। तो 2R प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये D0 कर दिया। यहां से मेरे को दिखता है कि 2R प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आ गया। यहां से मेरे को दिखता है कि R की एक वैल्यू तो 3/2 आ गई, एक माइनस 5/2 आ गई। R तो रेडियस है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साफ समझ में आता है कि R की वैल्यू 3/2, जो हम देखकर ही निकाल दिए थे। ठीक है, अब ये जैसे ही 2R प्लस 1 4 हुआ, आपका ये क्वाड्रेटिक मेरे बच्चे x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया। यहां से x की वैल्यू 2 आ गई, यानी ये जो लाइन है ये x इक्वल्स टू 2 आ गई, यानी जिन पॉइंट पर कट कर रहा है उनके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 हो गई। तो मेरे को जो अगला क्वेश्चन बोला हुआ है कि भाई अल्फा बता दो, तो वो 2 आ गया मेरे लाल। तो देखो बेयर मिनिमम कैलकुलेशन, और उसमें भी नजरों से भी जब हमने कुछ क्वेश्चन कैलकुलेशन का कत्ल किया तो समझ में आया कि झटके में सॉल्व हो गया क्वेश्चन। देखो आप, ये ब्यूटी होती है आपके टेम्परामेंट की, आप कितना फोकस होके एंजॉय करते हुए चीजें करते हैं। ये क्वेश्चन मैं क्यों ऐसे सोच पाया कर पाया, मैं एंजॉय कर रहा हूं यार आपके साथ इस सेशन को। जब मेरे ऊपर बर्डन होता है, टेंशन होती है, लोड होता है, मैं एग्जॉस्ट होता हूं मेंटली और फिजिकली, तो मैं भी ये नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई आपको, हाँ मेरे जैसे लोग, स्पेशली मैं तो हमेशा कहता हूं, और एग्जाम टाइम पे लास्ट में तो बहुत कहता हूं कि भैया फिजिकल मेंटल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना होता है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ का नहीं। जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे तो आप चीजों से मोहब्बत कर रहे होंगे। देखो मोहब्बत वही करता है जो फ्री होता है, टेंशन फ्री होता है। किसी टेंशन वाले इंसान को कभी कोई मोहब्बत नहीं होती। जी हाँ, फ्री रहें। तो जब आप फ्री रहेंगे तो डेफिनेटली ये चीजें आपको भी दिखेंगी, आप भी करेंगे। चलिए बच्चे, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन मेरे सामने फिर एक बार 2020, मतलब आप कहोगे 2021 में क्या बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। आप देख लो अभी तक दोनों क्वेश्चन किए, कितने ब्यूटीफुल थे यार, ब्यूटीफुल थे ना लला। यस, तो वैसे ये क्वेश्चन ये भी मजेदार है, और यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन भी है, लेकिन कैलकुलेशन कितना स्मार्टली आप करेंगे वो यहां भी मैटर करता है। देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन।
आखिर क्या है इस क्वेश्चन में और मैं क्यों बोल रहा हूं कि ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। शुरू करते हैं जी इस वाले को भी, 2021 का एक और क्वेश्चन। कंसीडर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो a की वैल्यू बन दी हुई है। लेट s बी द फोकस ऑफ द पैराबोला, अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये s जो है वो फोकस है जैसा कि नॉर्मली होता है कन्वेंशन। अ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द पैराबोला फ्रॉम द पॉइंट दिस, इस बार पैराबोला पर इस पॉइंट से टेंजेंट बनाई जा रही है। फिर कहता है मीट द पैराबोला एट P1 एंड P2, कि टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है पैराबोला के साथ P1 P2 है। लेट Q1 एंड Q2 बी द पॉइंट्स ऑन द लाइन SP1 एंड SP2, कि भैया Q1 Q2 लाइन SP1 SP2 पर पॉइंट्स हैं रिस्पेक्टिवली, Q1 SP1 पर है, Q2 SP2 पर है। such that PQ1 is perpendicular to the SP1 and PQ2 is perpendicular to SP2, then which of the following is are true, और कुछ लेंथ जो है उनके बारे में बात की गई है कि वो क्या आ रही। अब बच्चे भाई क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हम एक ही बार में इसको पढ़ लिए हैं और एक ही बार में पढ़ने में कुछ होने वाला नहीं है, ये आप सबको पता है, लेकिन कुछ चीजें मैंने मार्क कर ली। वही हमारा जो कॉमन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर्ट है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं और आज भी बात कर रहा हूं, वही क्या आ रहा है। अब यहां से यदि हम देखें तो स्केच बना लें, ज्यादा बढ़िया बनाते हैं बेटा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, जरा गौर से देखिएगा, स्केच पर ही सारी चीजें टिकी हुई है इस बार। ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x इस पैराबोला से अब भली भांति परिचित है। इस पैराबोला पर उसने कहा -2,1, तो x -2 y1 वाला पॉइंट यहां कहीं है। यहां से वो कहता है कि टेंजेंट बना दो पैराबोला पर। बना दिया मेरे बच्चे टेंजेंट, लीजिए ये बन गई टेंजेंट, इधर से ये बन गई टेंजेंट। तो ये तो कहता है कि लेट दिस बी P1 एंड दिस इज P2, और ये P पॉइंट जहां से टेंजेंट बनाई गई ये -2,1 है। पेशेंस के साथ चल रहे, कोई जल्दबाजी नहीं। और आप ध्यान रखिए, जैसा मैं कह रहा हूं पूरे सेशन में, कोनिक के क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं, लेकिन यदि आप आराम से चलेंगे, रिजल्ट्स आपको याद होंगे, तो आपको वो जो लेंदी पार्ट जो लोगों के लिए लग रहा है वो आसान लगेगा, जैसा मैं एक दो क्वेश्चन में दिखा भी चुका हूं। अब यहां पर ये कहता है, अब ये चीज तो हमें समझ में आती है जैसा पिछले क्वेश्चन में था, एक क्वेश्चन जो आज हमने किया था सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, ये जो है ये फोकल कॉर्ड पे था, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे था, तो ये फोकल कॉर्ड बन गई थी। ऐसा है क्या यहां पर? नहीं, हमें पता है इसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन x इक्वल्स टू -1 होगा और ये -2 पर है। इसका मतलब यहां पर ये टेंजेंट्स आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, तो वहां हम वो सारा काम करने से बच गए थे, कैलकुलेशन करने से। इस बार कैलकुलेशन पर जाना पड़ेगा। तो बच्चे हम यहां क्या करते हैं, पहले तो इस पैराबोला के टेंजेंट लिख लेते हैं। आप सबको पता है टेंजेंट होती है y इक्वल्स टू mx प्लस a/m, और a की वैल्यू यहां पर 1 है। अब ये टेंजेंट हम कहां से बना रहे हैं, -2,1 से सेटिस्फाई करा देते हैं, तो मेरे पास 1 इज इक्वल्स टू -2m प्लस 1/m आ जाता है बच्चे। तो ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी, ये 2m स्क्वायर प्लस m -1 इक्वल्स टू 0 बन गया। अब यदि यहां से m की वैल्यूज निकाल के सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो यहां आपके पास आ जाता है एक तो -1 और एक हाफ आ जाता है। जी हाँ, अब m ये आ गया। साथ ही साथ आपको पता है कि जो y इक्वल्स टू, जैसे इस पैराबोला का जनरल में लिख देता हूं कि y इक्वल्स टू mx प्लस a/m टेंजेंट होता है, और किस पॉइंट पे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये होता है a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो t फॉर्म में, हाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट आपको पता होती है कि वो होती है ty इज इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। टेंजेंट का स्लोप t फॉर्म में 1/t होता है, 1/t को m ले ले, और जो हमारा पैरामेट्रिक पॉइंट है at स्क्वायर टू 80, उसमें 1/t को m लेंगे, तो t की वैल्यू 1/m रखते ही आपको ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल जाता है। अब मेरे बच्चे, मेरे पास a की वैल्यू 1 है, m में निकाल चुका हूं, तो मुझे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल गया। जरा गौर से देखो आप, P1 क्या मिल गया, मैं P1, अब देखो यहां ये ध्यान रखना पड़ेगा, P1 कौन सा, P2 कौन सा। ये वाला जो है, ये मुझे पता है पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, तो m हाफ होगा, यहां पर m हाफ होगा। तो यहां जब मैं इसमें, हाँ मेरे पास पॉइंट क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा 1/m स्क्वायर कॉमा 2/m, यही बनेगा ना। तो m इज इक्वल्स टू हाफ रखूंगा, तो ये 4,4 आ गया। देखो आप, बहुत बढ़िया, दोनों पॉजिटिव आने भी चाहिए थे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहां पे हमें पता है x पॉजिटिव y नेगेटिव आएगा, तो यहां पे देखें, अब m की वैल्यू -1 रखें तो ये 1 बन जाता है,
हाफ रखें मेरे बच्चे, सॉरी -1 रखें तो ये -2 बन जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि ये 1, -2 वाला पॉइंट है। अब हमने P दिया था, P1 P2 हमने निकाल लिए। भाई ने एक और चीज बात करी है, और वो क्या बात करी है? वो बात करी है उसने फोकस की। ठीक है, फोकस की बात करिए। तो फोकस क्या है बेटा? यहां पर फोकस को यदि हम देखें तो उसने S बोला है, और फोकस यहां पर होता है A,0। A,0 होता है तो देखो आप क्या, मेरे को दिख रहा है A यानी 1। ओहो, तो ये तो मजेदार चीज दिख गई, बड़ी मजेदार। देखो आप कि भैया फोकस 1,0 है, ये इसमें भी x की वैल्यू 1 है, यानी कहीं ना कहीं यदि हम देखें तो ये फोकस है S। ओहो, और वो आप देखो यहां पर एक बात कर रहा है मेरे बच्चे, क्या वो बात कर रहा है? sp2। तो sp2 तो ये लाइन बन गई वर्टिकल लाइन। एग्जैक्टली, बहुत बेहतरीन। इसी तरह से sp1 की भी बात की जा रही है। लीजिए s को p1 से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब वो हमसे क्या कह रहा है, वो जरा गौर से देखिएगा क्या कह रहा है कि भाई यहां पर, हाँ, लेट Q1 एंड Q2 बी पॉइंट्स ऑन द लाइन sp1 एंड sp2। Q1 sp, हाँ, sp1 पर है, Q2 sp2 पर है। और फिर क्या कह रहा है कि ये कैसे निकाले गए उसको देखिए। वो निकालने का तरीका बताया, सच दैट PQ1 इज परपेंडिकुलर टू sp1। ओ, यानी वो कह रहा है आप P से sp1 पर जब परपेंडिकुलर डालेंगे ये, तो ये Q1 होगा। आहा, समझ में आया ना? यही कह रहा है वो, जो कह रहा है हम धीरे धीरे चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं। तो यहां पर आप देखो क्या हो जाएगा कि अब वो कह रहा है इसी तरह से किस पे परपेंडिकुलर डाल देना है बच्चे? ऐसे डाल देना है। ये लो, sp2 पे डाल दिया, ये पॉइंट क्या हो गया? ये Q2 हो गया। अरे वाह यार, मजा आ गया। Q1 Q2, ठीक। इज इट क्लियर? क्लियर ना बाबा? यस। अब मेरे बच्चे यहां पर वो जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी क्वेश्चन की बात करते हैं। वो Q1 Q2 ये सब लेंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब Q1 Q2 चाहिए मेरे को, ये तो मिल जाएंगे ना यार। हाँ, Q2 तो बहुत ही आसानी से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है Q2 आसानी से? जरा गौर से देखो भाई, ये तो लाइन है x इज 1, और ये x इक्वल्स टू 1 यदि यहां पे लाइन है तो ये वर्टिकल लाइन है, तो डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, परपेंडिकुलर है ना। तो यहां पे x की वैल्यू 1 है और यहां पे y का वैल्यू 1 है। भैया Q2 जो है 1,1 बन गया। बना नहीं बना? इस पर y कांस्टेंट होगा, इस पर x कांस्टेंट होगा, यहां y की वैल्यू 1, यहां x की वैल्यू 1। Q2 मेरे पास आ गया 1,1। Q2 1,1 आ गया। अब मसला रहा Q1 का। Q1 निकाल लेते हैं। Q1 कैसे निकालेंगे? Q1 यहां पे निकालें तो भाई इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है कि ये 1,0 है। यदि मैं इस वाली लाइन की इक्वेशन लिखूं तो मुझे एक चीज दिख रही है, स्लोप आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से 4/3, और ये 1,0 से पास हो रही है। यानी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल्स टू 4/3 x माइनस 1। सिंप्लीफाई कर लें तो ये बन जाता है मेरे बच्चे 4x माइनस 3y माइनस ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 0। ओहो, मिल गया ना? बिल्कुल मिल गया, कोई संशय नहीं, कोई डाउट नहीं है। इज इट क्लियर? अब ये वाली जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली इसकी इक्वेशन कैसी होगी? भैया ये 4x माइनस 3y है, तो ये समथिंग 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और क्योंकि ये लाइन जो है वो -2 1 से पास हो रही, तो -2 1 सेटिस्फाई करेगा। -6 4, हाँ 4, तो भाई ये 2 बन गया। देखो आए हाय, -2 1 सेटिस्फाई करा दिया। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, वो मेरे को क्या मिल जाएगा? Q1 मिल जाएगा। तो Q1 के लिए मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व कर देता हूं। दिस इज 1, दिस वन इज 2। अब बच्चे यहां पे साफ दिख रहा है y के कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसे 4 से मल्टीप्लाई करें, इसे 3 से मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दे इक्वेशन को। यानी पहली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। ऐसा करने से मुझे 9 प्लस 16 25x दिख रहा है। y वाला टर्म कैंसिल हो गया, यहां 4 से मल्टीप्लाई किया -16, यहां 3 से किया +6, -16 + 6 यानी -10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चे मेरे x की वैल्यू आपके पास आ गई 2/5। अरे वाह, x
2/5 कहीं भी रख दें y की वैल्यू आ जाएगी। तो जैसे ये 8/5 बना -4, तो आपको दिख रहा है 5 - 4 20, तो -12/5, -12/5 तो आपके पास 3 से कैंसिल किया तो आपके पास 3y इज इक्वल टू -12/5। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आता है 4/5 माइनस में, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -4/5। दिख भी रहा है x पॉजिटिव y नेगेटिव जैसा ही कुछ आएगा, हमारा स्केच भी काफी हद तक ये कह रहा है, तो वही आ गया। अब मेरे बच्चे Q1 मेरे पास आ गया और वो क्या आ गया, वो आ गया 2/5 -4/5। खेल खत्म क्वेश्चन का। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करी हमने, बहुत आराम से स्केच बनाया, धीरे धीरे सारी चीजें दिखने लगी और हमें वो सब चीजें बड़ी आसानी से मिल गई। अब देखो वो एक एक करके ऑप्शन चेक करने के लिए क्या है। SQ1 की वैल्यू 2, वो कहता है S से Q1 का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो देख लेते हैं यार 1,0 और इसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो SQ1 मेरे पास क्या आने वाला है, 1 - 2/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25, फिर यहां पे ये आपके पास 16/25। ओहो, तो साफ दिखता है भाई, ये तो मेरे को क्या मिल रहा है 25/25 यानी 1, SQ1 जो है वो 1 मिल रहा है, जबकि इसने SQ1 जो दिया है 2 दिया है। पहला ऑप्शन गलत हो गया, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही SQ2 डी वाला भी देख लेते हैं, यानी S की यहां से डिस्टेंस, ये तो वर्टिकल लाइन है, ये 1,0 है, ये 1,1 है, ये डिस्टेंस 1 नजर आती है, ये सही हो गया, बहुत बढ़िया। फिर कहता है PQ1, P से Q1 की डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लेते ना यार, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, PQ1 कोई बड़ा काम नहीं है। क्या आ जा रहा है PQ1 चेक कर लेते हैं। तो यहां -2 -2/5, तो आपको दिखता है -10, और आपके पास यहां पे -2, हाँ ये निकालेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगी -2 -12 और +2, हाँ आपके पास ये, तो 2/5 +2 तो 10 12, तो आपके पास 144/25। इसी तरह से यहां देखें तो यहां क्या आ जाता है, यहां आपके पास आ जाता है, हाँ ये हमारे पास आएगा 1+, यहां भी 1+ आपके पास, तो ये आ जाएगा 5 + 9 और 5 + 4 9, तो 9 यानी 81/25। क्योंकि ये क्वेश्चन लगता है पैराबोला प्लस सर्कल का है, लेकिन ये प्योर सर्कल का क्वेश्चन है, पैराबोला का एज सच कोई यूज नहीं है, अभी बताने वाला। और जब सर्कल का क्वेश्चन आ जाता है तो ज्योमेट्री पर एक बार गौर फरमा लेना चाहिए। क्यों, कई बार क्या मैक्सिमम बार ऐसा होता है कि सर्कल के जो गंदे क्वेश्चन होते हैं, जिनमें लोग बाहर आके कहते हैं कि कैलकुलेशन थी, वो एक्चुअली ज्योमेट्री से आसानी से हो गए। तो ऐसा ही कुछ है, देखते हैं बच्चे। The circle x² + y² = 3 with center at O intersect parabola x² = 2y at the point P in the first quadrant। यानी कह रहे हैं ये जो सर्कल है और ये जो पैराबोला है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनमें P पॉइंट जो है इनके इंटरसेक्शन का वो पॉइंट है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अच्छा ठीक है, दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट तो बड़ी आसानी से वैसे निकाले जा सकते हैं, सिंपल से कर्व है। यहां से x² की वैल्यू उठा के यहां शिफ्ट कर देते हैं। अब जैसे यहां से x² की वैल्यू 2y रखते हैं, मेरे पास इक्वेशन बन जाती है y² + 2y - 3 = 0। ओ लो जी, यहां तो y की वैल्यू आ गई। यस, y की दो वैल्यू आ गई, एक y का वैल्यू 1 दिख रहा है और एक -3 दिख रहा है। अब मेरे को पता है यहां पे y नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हो रहा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू मेरे किसी काम की नहीं है, y = 1। अब y = 1 बचता है, तो y जैसे ही 1 बचता है यहां रखते हैं, तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू जो है वो ±√2 आ जाती है। मेरे को P पॉइंट इनके इंटरसेक्शन का वो पॉइंट बोला गया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी x और y दोनों पॉजिटिव हैं। यानी मेरे बच्चे यहां से P मिल गया मेरे को कि भैया x प्लस में √2, y जो है प्लस में 1। इस पैराबोला का रोल इतना ही है, यही खत्म। यानी इसको अब स्केच भी करने की जरूरत नहीं है इवन इफ। क्यों, क्योंकि आगे आप पढ़ो, देखो क्या कहते हैं। आगे कहता है लेट द टेंजेंट टू द सर्कल C1 एट P, कि सर्कल C1 पर P पर टेंजेंट, पैराबोला की बात नहीं कर रहा है, टचेस अदर टू सर्कल्स C2 एंड C3 एट R2 एंड R3, कि
C1 पर इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट है, दो और सर्कल हैं C2 और C3, उनको R2 R3 पे टच करता है। फिर साथ में क्या कहते हैं, सपोज C1 हाँ C2 C3 हैव इक्वल रेडियई, C2 और C3 दोनों का रेडियस इक्वल है, 2√3 है, एंड सेंटर्स Q2 Q3 वेयर Q2 Q3 लाई ऑन y एक्सिस। यानी अब देखो आगे के पूरे कार्यक्रम में कहीं पर भी पैराबोला का जिक्र नहीं किया गया, बस वहां से वो P पॉइंट निकलवा रहा है और उसके बाद वो P पॉइंट और पहले सर्कल पर ही खेल रहा है, तो पैराबोला को स्केच भी नहीं करेंगे हम। देखिए अब सिचुएशन क्या है मेरे बच्चे, उसको फील कीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा। ये सर्कल, ये हमारे XY एक्सिस, इस सर्कल पर एक पॉइंट हमें बोला है और वो बोला है √2,1, ये P पॉइंट है, ये वाला। अब कह रहा है इस पर आप टेंजेंट बना दो लाला, बना देते हैं जी, इस पर टेंजेंट बना दी, ये लीजिए। इस पर टेंजेंट बनाने के बाद जो बात कर रहा है उसको समझिएगा और उसको फील कीजिएगा, तो आपको सारी चीजें मिलेंगी और मजेदार मिलेंगी। मैं इसको और अच्छे से बना देता हूं, ये कुछ ऐसा है, लीजिए, ठीक। अब वो कहता है कि ये जो टेंजेंट है ये दो और सर्कल को, जो जिनको उसने C2 C3 बोला है, उनको टच करता है R2 और R3 पॉइंट पर। C2 C3 दोनों सर्कल की रेडियस उसने हमें दी हुई है और साथ ही साथ बोला है दोनों सर्कल के सेंटर y एक्सिस में। ओके, तो जरा गौर से देखिएगा कि सेंटर y एक्सिस पर है तो क्या होने वाला है, इसको हटा देते हैं। अब इन सब का हमारे कोई रोल नहीं है, हमने ये सब सॉल्व कर लिया है। अब मेरे बच्चे यहां पर क्या है, देखें आप कि ये हमारा y एक्सिस चल रहा है। वो कहता है एक सर्कल है यहां पर और उस सर्कल की खासियत क्या है उसको देखिएगा कि वो इस लाइन को टच करता है, सेंटर y एक्सिस पर है और रेडियस जो है वो √2 है, 2√3 है मतलब। तो देखिए यहां कोई वो ऐसे सर्कल की बात कर, इस पॉइंट को उसने R2 बोला, ये C2 सर्कल है, इसका सेंटर जो है उसने उसको Q2 बोल दिया, ठीक है, यही है। रेडियस इसकी आपको बोला है कि इसकी रेडियस जो है, ये रेडियस ये 2√3 है। अब वो कहता है कि ऐसा एक और सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है और इसकी रेडियस भी 2√3 है और वो भी इस लाइन को टच कर रहा है। इसका मतलब अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे वो सर्कल तो यहां कहीं होगा, इस पर इसको टच कर रहा है कहीं ना कहीं, ऐसा कुछ ऐसा। भावनाओं पे जाना है, ठीक है ना, स्केच पे बहुत अच्छे से नहीं जाना है। सर्कल आपको सर्कल ही लगे, बस ऐसी कोशिश की गई है, सर्कल है। देखिए ये, यानी अब ये जो है एक और सर्कल है जिसका सेंटर y एक्सिस पर है, जिसको Q3 बोल दिया गया है, रेडियस इसकी भी 2√3 है और ये हमारी इस टेंजेंट को R3 पॉइंट पे टच करता है, ठीक। अब क्या क्या मांगा गया है उसको समझिएगा कि क्या क्या मांगा गया है। वो कहता है Q2 Q3 का डिस्टेंस, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पहली चीज। फिर कहता है R2 R3, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये मांगा गया है। फिर कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2 R3, यानी O हमारा सर्कल का सेंटर है, पहले वाले का ओरिजिन, OR2 R3 से बनने वाला जो ट्रायंगल है उसका एरिया मांगा है। इसी तरह से फिर एरिया मांगा है PQ2 Q3, P पॉइंट ये रहा और Q2 Q3 ये रहे, इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया। बड़ा मजेदार है सब कुछ, आप देखिए। अब इस पूरे को देखोगे तो ज्योमेट्री से क्वेश्चन एक ही झटके में सॉल्व, बस एक काम करना है आपको, और काम क्या करना है मेरे बच्चे, आप √2,1 पर इस सर्कल पे टेंजेंट लिख लें और किसी दिए हुए पॉइंट पर सेकंड डिग्री कर्ल में टेंजेंट की इक्वेशन होती है t = 0, t = 0 से लिखते हैं तो √2x + y = 3। t = 0 आप सभी को आता है, x² को x(x1), y² को y(y1) लिखना है, बस वही मैंने किया, ये आ गया। ये मेरी वो टेंजेंट है, ये वाली। अब लोग यहां पर इस क्वेश्चन में क्या किए, पहले मैं उसको समझाता हूं कि लोगों ने यहां पर क्या किया, इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस और इन सब से जो है वो
पैरामेट्रिक फॉर्म लगाकर ये निकालना शुरू किया। कुछ लोगों ने सर्कल की इक्वेशन लिख दी कि सेंटर वाई एक्सिस पर है, रेडियस √3 है, तो सेंटर क्या 0,r मान के 0,α मान के और फिर उसका रेडियस √3 बना के और फिर इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होगा, ये सब काम किया। बहुत गंदा सा काम। अब देखो ज्योमेट्री कितनी प्यारी है। मैं इस पॉइंट को लेता हूं बच्चे एम पॉइंट, ये मेरी टेंजेंट का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इसमें x को 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, यानी m जो है वो 0,3 है। अब यदि आप सारी कहानी भूल जाओ तो एक चीज समझ में आएगी, दोनों सर्कल जो मैंने पिंक वाले कलर से बनाए कॉन्ग्रुएंट है, रेडियस सेम है, यस, और दोनों के सेंटर वाई एक्सिस पर है और इस पॉइंट से दोनों पर टेंजेंट बनाई गई है। हाँ तो बाबू ये तो इक्वल होंगी ना, डेफिनेटली इक्वल होंगी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, सेंटर सेम लाइन पर है, तो डेफिनेटली इक्वल होंगी। इसका मतलब क्लियर है। यहां से एक चीज समझ में आती है, ये MR3 और MR2 सेम, और ये भी सेम है, तो भाई ये तो इस पॉइंट से बनने वाली एक्सटर्नल टेंजेंट है इस सर्कल पर। बात तो सही है, बात तो सही है, तो इसकी लेंथ लिखी जा सकती है, लेकिन परेशानी है कि सर्कल की इक्वेशन नहीं है, वरना हम एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ का फॉर्मूला तो जानते हैं। कोई बात नहीं, हम अभी आगे बढ़ते हैं। कैसे, जरा गौर से देखो। यदि आप ट्रायंगल OM और इस P पर बात करेंगे और इसी तरह से ट्रायंगल Q3MR3 पे बात करेंगे, सिमिलर है लल्ला, सिमिलर है, ये राइट एंगल है दोनों जगह, इसी तरह से ये एंगल तो दोनों जगह कॉमन है, इसका सिमिलर ट्रायंगल है तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, बिल्कुल होंगी। और मुझे इन दोनों की रेडियस का रेशो दिया हुआ है, ये रेडियस कितनी मिलेगा √3, ओके, यानी साइड्स का रेशो क्या है 2, दिस अपॉन दिस 2 आ रहा है। ओ तो अब आप देखो, इस पॉइंट से इस सर्कल पे तो एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ लिखी जा सकती है, यस लिखी जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ √S1 होती है, तो 0,3 से इसका √S1 निकालूं तो देखो 0 3 9 9 तो √6 आ गया। आए है, मतलब ये वाली जो लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक मेरे लाला, ये √6 है। ओ तो इसका मतलब तो बहुत बढ़िया हो गया कि यहां से लेके जो यहां तक की लेंथ आएगी, यानी इस सर्कल पे जो टेंजेंट आएगी वो इसका डबल आएगी, 2√6 आएगी। अरे है, और आप देखो यदि यहां से लेके यहां तक का लेंथ 2√6 आ गया तो ये भी 2√6 हो गया, तो R2 से R3 की डिस्टेंस 4√6 आ गई। चेक कर लेते हैं। अरे लाला मजा आ गया, मिल गया पहला ऑप्शन, बहुत बढ़िया। फिर उसने हमसे पूछा है देखो Q2 Q3 इनकी डिस्टेंस Q2 से Q3, तो फिर वही सिमिलर ट्रायंगल। मेरे भाई आप देखो ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो 3 है, तो ये वाली तो उसका डबल होगी। यानी M से लेके Q3 का डिस्टेंस 6 हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल। और ये यदि 6 है तो बाबू ये भी 6 है, 12 आ गया Q2 से Q3, Q2 से Q3 12 दिया हुआ है। ओहो, कोई कैलकुलेशन नहीं चल रही है। देखो आप सिमिलर ट्रायंगल पकड़ा, एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ निकाली, सारा गेम खत्म हो गया। अब बात कर रहे हैं ट्रायंगल OR2R3 का एरिया। अब ये कौन सा है मेरे भाई, ये रहा O, ये रहा मेरा R2 और ये रहा R3, तो एक तरह से ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। भाई इसका बेस है मेरे पास, है या नहीं है, बेस यानी R2R3। ओ एरिया, अब आप R2R3 कितना निकाले 4√6। अब हाइट निकालने, ये नहीं हाइट √3। ओहो गेम खत्म, समझ में आ गया भाई। ये तो 2 हो गया, यहां से 3 हो गया तो 6, हाँ देखो 2 और 3 6√2 आ गया। 6√2 है क्या, अरे वाह मजेदार, सी वाला भी मैच कर गया। फिर आखिरी में बात करता है PQ2 Q3 वाले ट्रायंगल की, तो मेरे बच्चे PQ2 Q3 वाला ट्रायंगल उसको भी देख लेते हैं। ये रहा मेरा Q2, ये रहा मेरा Q3 और ये रहा मेरा पॉइंट P, यानी ये इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है इस बार। ये
और Q2 Q3 ये रहा, ये वाला, इस वाले में फिर मेरे पास बेस है या नहीं है? बिल्कुल है यार, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना? बेस तो है यहां भी, और बेस यहां पर है, तो फिर आप देखो यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, यहां पर आपको देखो Q2 Q3 हम निकाल चुके हैं 12, तो लो जी हाफ 12 हाइट, भाई ये आपका बेस है और ये जो बन रहा है तो ये हाइट बनेगी यहां से लेके यहां तक, और ये क्या होगी, डेफिनेटली ये तो P का एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ओ √2, तो भैया ये √2, तो यहां से 6√2 आ रहा है, ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये आना चाहिए था 6√2 लिखा होना चाहिए था, 4√2 लिखा है, तो आंसर आ गया ABC, खत्म। अब कहीं कोई गंदगी वाली कैलकुलेशन नहीं है, ये स्केच बनाया, स्केच को निगाह भर के देखा, गेम खत्म। पैराबोला पहली स्टेप में यूज हुआ, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, पैराबोला का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। इज इट क्लियर? तो ये जो ब्यूटी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कि जब कभी भी मैं आपसे बस अभी यही कह रहा हूं, कोनिका है तो आपको रिजल्ट याद होने चाहिए, सर्कल है और गंदा क्वेश्चन लग रहा है तो एक बार ज्योमेट्री पर गौर फरमा लीजिए, शक्ल बना लीजिए, चेहरा बना लीजिए क्वेश्चन का, जैसा मैंने अभी भी बोला, पहले भी बोला, हमेशा बोलता हूं, चेहरा सामने होता है तो चेहरे को निगाह भर के देखना जरूर चाहिए। तो यहां इसको निगाह भर के देखें, खुद ब खुद जो है ये बयां करेगा कि कैसे सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे और आते हैं एक और क्वेश्चन पर, और ये क्वेश्चन जो है ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की क्या खासियत है कि भाई देखो यहां पर ये कह रहा है कि ये 2013 में, थोड़ा सा पुराना है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको यहां लिया है। A line L y equals to mx plus 3 meets y axis at E03 and the arc of the parabola which is 0 to 6, parabola दिया है y square equals to 16x. At the point f x naught y naught, the tangent to the parabola at f x naught y naught intersect the y axis at 0 y1. The slope m of the line L is such that the area of the triangle EFG has a local maximum. Match the following entries. इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है वो अभी आपको मैं समझाऊंगा कि भाई ये कह रहा है कि एक पैराबोला पर एक, हाँ ये पैराबोला है, इस पर आपने E03 एक पॉइंट, तो देखो वैसे भी E03 तो इस लाइन पर एक पॉइंट है, आपको दिख रहा है 0,P m की हर वैल्यू के लिए इसको सेटिस्फाई करेगा। ये एक फैमिली ऑफ लाइन है जो 0,P से पास हो रहा है। फिर कहता है कि एक आर्क जो इस पैराबोला पे 0 से 6y के बीच में है, उस पर एक पॉइंट लिया है fx नॉट y नॉट, वहां पर ये लाइन टेंजेंट है, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि ये y एक्सिस को यहां इंटरसेक्ट करती है, स्लोप ऐसे लेना है कि जो एरिया है उसमें कोई लोकल मैक्सिमम लोहा आ जाए, ये सब बातें करना है। थोड़ा सा एओडी मिक्स है, लेकिन आप देखेंगे एओडी का बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत बड़ा गेम नहीं है, लग रहा है कि लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा है, तो शायद ये एओडी का क्वेश्चन है। और सबसे जो अच्छी बात है कि ये खाली पॉइंट एफ बोल सकता था, उसने नहीं बोला, उसने एक्स नॉट वाई नॉट बोल दिया। ये वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट को जी बोलकर भी फ्री हो सकता था, उसने 0y1 दे दी। यहां पर ये इंफॉर्मेशन जो दी गई है कि ये एक्स नॉट वाई नॉट है, ये 0y1 है, ये जबरदस्ती की है और ये लिटरली आपको कंफ्यूज करने की। हमें पता है पैराबोला पर हमारा कन्वेंशन क्या होता है, पॉइंट लेने का 80² 280, उसे भी पता है एक बात, भाई ने यही गेम खेला कि 80² 280 नहीं लेगा ये। वो आधे बच्चे जो हैं, आप आधे क्या बहुत सारे हैं यार, आधे से कहीं ज्यादा बच्चे जो है शुरू ही ऐसे की कि पैराबोला पे ये पॉइंट मान लिया, ये मानेंगे उलझ जाएंगे, दो वेरिएबल एक्स नॉट वाई नॉट। आप तो अपने कन्वेंशन पर अडिग रहे कि हमें तो 80² 280 ही लेना है। ए की वैल्यू मुझे 4 दिख रही है, तो पॉइंट मुझे दिख रहा है ए का वैल्यू तो 4 है, तो मैं क्या करता हूं, पहले स्केच बना लेता हूं कि वो क्या कह रहा है, उसको समझते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x, ये रहा मेरे बच्चे, ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x। अब आप देखिए वो कहता है कि ये जो लाइन है जो एक्चुअली कहां से पास होगी, हमेशा 0,3 से, वो इस कर्व पर कहीं टेंजेंट है। किस पॉइंट पर टेंजेंट है, एफ पॉइंट पर।
इस f को उसने x नॉट y नॉट बोला है, हम नहीं ले रहे, हम बाद में x नॉट y नॉट का कन्वेंशन यूज कर लेंगे। यहां पर क्या, हम तो इसको 80 स्क्वायर 280 लेंगे, a की वैल्यू 4, तो 4t स्क्वायर 8t लीजिए। इस पॉइंट को देखिए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमारे भाई ने E कहा है, जो 0,3 है। ठीक, फिर क्या कह रहा है उसको समझिएगा, द टेंजेंट टू द पैराबोला, ये E है क्या, नहीं, आप देखो ये नहीं है, E पूरा आराम से पढ़, meets y-axis at E03 and the arc of the parabola at the point this, the tangent to this at fx naught y naught intersect। यानी यहां कुछ और ही गेम है। गेम क्या है उसको समझिए, ये नहीं है गेम, ये हमारा ई पॉइंट नहीं है, ये कुछ ऐसा कह रहा है, उसको समझिएगा कि एक कोई लाइन है जो ई पॉइंट 0,3 से पास हो रही है और इसका स्लोप जो है वो m है। ठीक, ये लाइन पैराबोला को y जहां वैल्यू 0 से 6 है, उस बीच में आर्क पर कहीं f पॉइंट पे कट कर रही है और f पॉइंट x नॉट y नॉट है। फिर वो कहता है कि f पर आप टेंजेंट बनाएं तो उसको, उसका जो y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे उसने g बोला है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यदि बच्चे t पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जाए तो आप सबको पता है ty इज इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर होता है, ty इज इक्वल्स टू x प्लस ए टी स्क्वायर। नहीं तो आप t इक्वल्स टू 0 से लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद नहीं है तो। इसका यदि मैं y एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, x को 0 डालूं, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाती है 80, यानी ये बन गया 0,80। ठीक, ये सारा हमने t फॉर्म में कन्वेंशन मार्क कर लिया। अब क्या कर रहा है, द स्लोप m ऑफ द लाइन एल इज सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, किस ट्राइंगल की बात कर रहा है, EFG ट्राइंगल का एरिया। यदि इस ट्राइंगल के एरिया की बात की जाए बच्चे, तो हाफ बेस कितना जी, ये रहा, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 80, यहां से लेके यहां तक का 3, तो मुझे दिख रहा है कि बेस हो जाएगा 3 माइनस 80। ए की वैल्यू तो हमें दी हुई है कितनी, ए हमें दिया हुआ है यहां पे 4, तो इसको मैं 4t ले लेता हूं सीधा सीधा, है ना। तो यहां आपके पास क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा 3 माइनस 4t, ये हो गया जी बेस। हाइट कितनी, हाइट ये वाली, यानी f का x कोऑर्डिनेट वो कितना है 4t स्क्वायर, ये रहा। अब वो कहता है कि इस एरिया में एक लोकल मैक्सिमम हो, ऐसा m आपको लेना है। ठीक है ना यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या करते हैं कि ये तो हाफ बन गया, इसको ये 4 भी बाहर ले आए हम, तो इवन 4 बाहर ले आए तो ये 2 बन गया, और आपके पास यहां कितना आ गया, ये आ गया t स्क्वायर, यानी 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t क्यूब। ठीक है, इसका लोकल मैक्सिमा। अब देखो मैंने मॉड लगाया हुआ है, तो यहां एक कंफ्यूजन क्या क्रिएट होता है कि मॉड को ध्यान में रखे बिना इसको सीधा मैं क्या करता हूं, पहले तो इसको ft लेके इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। f ऑफ t इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t क्यूब। मेरे बच्चे f डैश क्या आ गया, f डैश आ गया 6t माइनस ऑफ 12t स्क्वायर, और लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको 0 करना है, तो इसको 0 करते हैं तो t की एक वैल्यू तो 0 आ जाती है, बिल्कुल डेफिनेटली, और t का एक वैल्यू 0 आ गया और एक 1/2 आ गया। देखो आप, अब काफी लोग यहां क्या किए कि इसको आगे और डिफरेंशिएट करके इन दोनों में से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है ये डिसाइड किए, नहीं करना है। यहां इस वाले का लोकल मिनिमा भी इसका लोकल मैक्सिमा हो सकता है। क्यों भाई, हमने मॉड लगा दिया है। अब मॉड लगा दिया, समझ में आना चाहिए कि भाई कहीं पर कोई लोकल मिनिमा आ रहा है तो मॉड लगाते ही इसका इमेज यहां आएगा, ये लोकल मैक्सिमा बन जाएगा। तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि यहां कौन सा लोकल मिनिमा कौन सा लोकल मैक्सिमा। भाई टी की वैल्यू 0 हाफ, लेकिन मुझे पता है कि मैं टी 0 दूंगा तो क्या होगा, ये पॉइंट भी यहां आ जाएगा, ये भी यहां आ जाएगा। ओ, तो इसलिए ज्यादा बढ़िया क्या है कि भैया टी 0 नहीं होगा, ये समझ जाना चाहिए। हम टी इज इक्वल्स टू हाफ ले, अब जैसे ही टी की वैल्यू हाफ ली, गेम खत्म हो गया। टी हाफ से मेरे को ये पॉइंट क्या मिल गया, ये मिल गया 1,4 सॉरी
1,4। ठीक, टी हाफ से ये पॉइंट क्या मिल गया, ये मिल गया 0,2। ओहो, ये तो तीनों पॉइंट ही मिल गए। अब यदि आप देखो तो उसने f को बोला था x0 y0। ओके, मतलब हमारे पास x0 की वैल्यू आ गई है 1, y0 की वैल्यू आ गई है 4। फिर उसने g को बोला था 0 y1, तो हमें y1 की वैल्यू मिल गई है 2। गेम खत्म। अब उसने क्या क्या पूछा देखो, सबसे पहले वो m की बात कर रहा है, स्लोप बता दो। स्लोप तो मुझे पता है, इस लाइन का स्लोप तो मैं आसानी से लिख सकता हूं, ये पॉइंट भी मेरे पास है, ये पॉइंट भी मेरे पास है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप 1 आ जाता है। अरे वाह, m की वैल्यू 1। कहां मैच कर रहा है, 4 से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर अगला क्या पूछा उसने, अगला पूछता है y0। y0 किसके इक्वल है, थर्ड वाला देख रहा हूं मैं, y0 4 के इक्वल है, तो y0 4 के इक्वल ये आ गया जी सेकंड, P का 4 R का 2, P का 4 R का 2, मुझे दिखता है P का 4 R का 2। मेरा काम गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये आ गया P का 4। वैसे तो P4 से ही काम चल गया था मेरा, और R का भी 2 आ गया। देखो अब बाकी भी मैच करा सकते हो। y1 की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है, y1 यहां पर आपके पास कितना आ रहा है, यदि हम y1 की बात करें तो y1 2 आ रहा है। देखो y1 2, ये थर्ड वाला मैच करेगा, थर्ड वाला मैच कर रहा है। देखो आप Q क्या बोला उसने, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल EFG, तो निकाल लेते हैं, T की वैल्यू हाफ रख के एरिया निकालना है, वो तो आप कर ही सकते हैं। बाकी मैच कर रहा है तो वो भी करेगा। ये हमारा आंसर आ गया। तो यहां ये छोटा सा स्केच बनाना था और x0 y0 की जगह t में चलना था कि अपने कन्वेंशन में चलो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लास्ट में आके x0 y0 y1 जो है उनको कंपेयर करके लिख लेंगे। सीधा इसमें चलेंगे x0 y0 लेके तो दो वेरिएबल गंदा हो जाए। दूसरा कि एरिया पे लगता है मॉड, ये ध्यान रखना होता है, तो यहां का मैक्सिमा जो है वो मिनिमा पे भी आ सकता है इस फंक्शन के, और वो मैक्सिमा पे भी आ सकता है। टी की दो वैल्यू में साफ ही समझ में आता है, 0 पे तो कुछ होना ही नहीं है, तो इसका मतलब क्लियर है कि टी को क्या लेना है, हाफ। इज इट क्लियर? यस। तो चलिए जी, आज का आपके लिए ये एक क्वेश्चन जो कि होमवर्क है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी मेरे दिल के बहुत नजदीक है। इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी है, मैं आपको हिंट देता हूं, आप इसका सिर्फ आंसर निकालिएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि एक पैराबोला है y² इक्वल्स टू 4x, वो कहता है कर्व C है जो इस पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x की मिरर इमेज है इस लाइन के अबाउट। लाइन कौन सी जी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। ये पॉइंट कौन सा हो गया, 0, -। फिर कहता है ये जो इसकी मिरर इमेज यहां आएगी, जैसी भी बनेगी, मेरे को भी नहीं पता कैसी बनेगी, आप सब जानते हैं कि कुछ ऐसा बन जाएगा कर्व। ठीक है, तो वो जो मिरर इमेज है, उस मिरर इमेज का लाइन y इक्वल्स टू -5 के साथ इंटरसेक्शन a और b पे हो रहा है, तो a और b के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो y इक्वल्स टू -5 की जब हम बात करते हैं तो y इक्वल्स टू -5 लाइन ये बन जाती है। अब इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि लोगों ने इस क्वेश्चन में यहां इसका इमेज इस लाइन के अबाउट निकालने का प्रयास किया, कुछ सफल हो गए, कुछ नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि निकाला नहीं जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है, कुछ सफल हुए तो डेफिनेटली निकालने का तरीका इसका मतलब है। और यदि इमेज कभी निकालनी भी पड़े तो भी आप भी निकाल सकते हैं। इसका जनरल पॉइंट लें t² 280, उसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपके पास। t के टर्म्स में आपके पास जनरल पॉइंट का मिरर इमेज आएगा, उसमें t को एलिमिनेट करते ही आपको उस मिरर इमेज वाले पॉइंट का लोकस यानी एक्चुअल कर्व का मिरर इमेज मिल जाएगा। ऐसे काफी लोगों ने निकाला, और फिर निकालने के बाद उसका y इक्वल्स टू -5 के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के ए बी निकाले और फिर डिस्टेंस निकाले। बड़े खुश हुए ऐसे काफी लोग, लेकिन ये तरीका जो है ना, ये मजदूरों वाला है। यहां स्मार्टनेस क्या है इस क्वेश्चन की, मैं आपको हिंट देता हूं, आप निकालिएगा, बस आंसर आपको निकालना है कि भैया स्मार्टनेस ये है कि मैं इस कर्व की इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकाल के इसके साथ उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, या इसका रिवर्स कर लूं। क्या, इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज निकालूं और एक्चुअल कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं। भाई बात एक ही है,
मैं कर्व की इमेज निकाल के इस लाइन के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, या इस लाइन का इमेज लेके इस कर्व के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, एक ही बात है। और इसकी इमेज लेना बहुत आसान है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये स्लोप -1 की लाइन है, तो इसका जो इमेज आएगा वो वर्टिकल लाइन आएगी ये। और इस पॉइंट को देखेंगे तो भैया y को -5 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आती है, तो ये पॉइंट जो है 1, -5 है, और ये वर्टिकल लाइन आएगी तो ये x = 1 आएगी। तो आपके लिए a और b ये है। ओ, x = 1 के इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट। अब तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, आंसर निकाल के आंसर दीजिएगा। जी हाँ, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने तरीका बता दिया है कि अब आप देखो तरीका कितना प्यारा है ना। देखो आप फील करें, आप सब्जेक्ट को फील करें, आप हाँ कोनिक को फील करें, आप सारी ज्योमेट्री को, तो सब चीजें बहुत आसान हो जाती है। ये कहां किसी ने कितना गंदा काम किया होगा कि इसकी इमेज निकाली हो, कहां देखो आप लाइन सीधी बनाई, पॉइंट मिल गए, और डिस्टेंस बताना तो बच्चों का खेल है। आप तो सब समझदार पढ़े लिखे वयस्क लोग हैं। एक बार फिर शर्मा जी की तरफ से एक और चैप्टर आपके सामने चक्रव्यूह में आ गया है। गणपति महोत्सव चल रहा है। भगवान गणेश से आप सभी के लिए मेरी शुभकामना प्रार्थना है कि आप सभी को बुद्धि दे, रिद्धि दे, सिद्धि दे। भगवान श्री गणेश जो हैं वो बुद्धि, रिद्धि, सिद्धि के दाता हैं, और इस वक्त उनका एक बड़ा महोत्सव हमारे पूरे देश में मनाया जा रहा है। आप भी उसमें निश्चित रूप से हाँ शिरकत कर रहे होंगे, हाँ शामिल होंगे। तो वही भगवान गणेश आपको बुद्धि दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप IIT के एग्जाम को बहुत आराम से क्रैक कर पाए, उसके चक्रव्यूह को भेद पाए, और उसके बाद भगवान आपको रिद्धि सिद्धि भी दे। अब यहाँ रिद्धि सिद्धि का मतलब आपको निकालना है कि आप क्या समझ रहे हैं। मैंने तो जो है जो एक्चुअल रिद्धि सिद्धि जिसे कहते हैं उसकी बात की है। तो चलिए बच्चे बाय। एक और सेशन अभी अगले हाँ जल्दी ही हमारा आने वाला है, उसमें फिर एक बार आपके शर्मा जी आपके सामने। ओके बाय।